Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So student, we will start next topic which is related to previous topic, that is the First World War and the Russian Empire. स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट होता है और ब्लडी संडे की सीरीज से 1905 वाला रेवोल्यूशन होता है। 1905 वाला जो रेवोल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चेंज डिमांड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड के कारण राजा को क्या बनानी पड़ती है, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि अब लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो राजा को पता था कि अब लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो उसने उस टाइम पर अलाउ कर दिया कि हाँ, आप एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना सकते हैं, जिसको ड्यूमा बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज़ के बाद हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। फिर सेकंड डूमा बनी थी, उसको भी हटा दिया गया। फिर थर्ड डूमा बनी, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसने वर्क किया, क्योंकि थर्ड डूमा के अंदर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे जो राजा के फेवर में काम करते थे, और जो थर्ड डूमा थी उसमें लिबरल्स, रेवोल्यूशनरी सबको बाहर रखा गया। तो थर्ड डूमा ने 1905 से लेकर 1914 तक मतलब काफ़ी अच्छा वर्क किया, जिसमें राजा का कंट्रोल रहा। राजा ने जो पहली सिचुएशन उसको लग रहा था मेरे हाथ से चली गई है, बड़े सिस्टमेटिक वे से राजा ने उस सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। कब? 1905 के बाद से 1914 तक। अब क्या ऐसे चेंजेस आए, क्या हुआ 1914 के बाद, वो हम इस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1914 में क्या हुआ था, 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसके कारण सिचुएशन चेंज हो गई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था? इन 1914। और सार निकोलस ही चल रहा था अभी तक राजा। अब 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो दो यूरोपियन अलाइंसेस के बीच में हुआ था। एक थी सेंट्रल पावर और दूसरी थी अलाइड पावर्स। अब देखिए, सेंट्रल पावर्स जो थी उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी, अगर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं। जो सेंट्रल पावर्स हैं, आप देखिए पिंक से शो हो रहा है वो, जैसे जर्मनी हो गया, जिसमें आ रही है जर्मनी, और यहाँ से ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और ये ऑटोमन एम्पायर जिसको हम बोलते हैं टर्की। ये तीनों जो थी ये जर्मनी एम्पायर में आ रही थी, और ये थी हमारी ये तीनों जो आ रही थी हमारी सेंट्रल पावर्स में आ रही थी। अब जो अलाइड फोर्सेस है, अलाइड फोर्सेस में कौन आ गया? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये अब के मैं आपके अकॉर्डिंग शो कर रही हूँ मैं आपको। अब आप देखिए, जो सेंट्रल पार्ट्स थी वो कहीं ना कहीं, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और ये टर्की, ये कहीं ना कहीं अलाइड फोर्सेस के बीच में फंस गई थी। तो जो अब वॉर चल रहा था वो अलाइड फोर्सेस और सेंट्रल पार्ट्स के बीच में चल रहा था। सेंट्रल पार्ट्स हार जाती हैं, आपको पता है, आपने नाजिज्म वाले चैप्टर में जैसे सुना ही होगा। तो उसमें अलाइड जो फोर्सेस हैं वो जीत जाती हैं, पर अलाइड फोर्सेस में ही कौन है? रशिया। अब ऐसा नहीं है कि अलाइड फोर्सेस इतनी आसानी से जीत गई, क्योंकि रशिया को जीत इतनी आसानी से नहीं मिली थी। रशिया तब जीता था, मतलब अलाइड फोर्सेस तब जीती थी जब यूएसए ने एंट्री की थी। और ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से रशिया को जीत मिल गई हो, उसके लिए उसने बहुत खून पसीना बहाया। खून पसीना का मतलब है बहुत सारे लोगों की जान इस रेवोल्यूशन में गई थी। उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पर रेवोल्यूशन का एंड हुआ था, बाहर जाकर इनको आज़ादी मिली थी। तो अब आपको मैप के थ्रू समझ आ गया होगा अलाइड फोर्सेस कौन सी थी और सेंट्रल पावर कौन सी थी। अब ये जो था वॉर, जो था वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एंड एज वेल एज इनसाइड यूरोप। अब आप देखिए, आउटसाइड और इनसाइड का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे जर्मनी है, अब जर्मनी की कहीं ना कहीं उसकी अपनी कॉलोनीज होगी। अब वो कॉलोनीज भी किसकी हेल्प कर रही थी? जर्मनी की। वो जर्मनी के अंदर इंक्लूड नहीं है। जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन से जब वॉर चल रहा था, ब्रिटेन किस में आया था? अलाइड फोर्सेस में आया था। पर ब्रिटेन में जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ कहीं ना कहीं इंडिया को भी वो इंडिया भी इफेक्टेड हो रहा था। किस लिए? क्योंकि ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो क्या थी? इंडिया थी। अब इंडिया से लोग जा रहे थे वार के लिए, लेके जा रहे थे इंडिया से, इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे थे वॉर के लिए। तो ये सारी चीज़ें वॉर के लिए यूज़ की जा रही थी जब, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड कंट्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट चाहे वहाँ पर नहीं किया, पर इनडायरेक्टली इंडिया पर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था। ऐसे ही इसी वे में हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये
वार हुआ था ये इनसाइड यूरोप के साथ साथ आउटसाइड यूरोप में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये जो हमारा वॉर था ये ग्लोबल लेवल पर लड़ा गया। हमारा जो वॉर है वो कौन से लेवल पे लड़ा गया? ग्लोबल लेवल पर, जिसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था सेंट्रल और अलाइड पावर्स के बीच में हुआ था, अब उसका रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, रशियन एम्पायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि अलाइड फोर्सेस में हमारा रशिया इन्वॉल्व है। अगर रशिया इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं रशिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए आप, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर से क्या रिलेशन था? इनिशियल वॉर वॉज स्पॉटेड। अब जब स्टार्टिंग में था वॉर को स्पॉट किया गया, क्योंकि अब देखिए कंट्री के अंदर जितने मर्जी झगड़े चल रहे हों जो भी हैं, पर जब वॉर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से होता है तो वो अंदर वाले झगड़े लोग भूल कर अपनी कंट्री को बचाने में लग जाती हैं। क्योंकि राजा जो था, अब देखो स्टार्टिंग है, इनिशियल वॉर वॉज स्पॉटेड, दैट मीन्स सार वॉज स्पॉटेड। क्योंकि उस राजा कौन था? रशिया का सार ही था। पर लोग सार से इतने खुश नहीं थे, पर फिर भी जब उन्हें लगा कि हम कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो वो एक एंटी फीलिंग आती है ना दूसरी कंट्रीज के लिए कि हमने अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं इससे बचाना है। तो अंदर राजा के साथ जितने मर्जी झगड़े चल रहे थे, लोगों ने उसको भुला दिया। उसने कहीं ना कहीं जार को सपोर्ट किया कि नहीं, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो बचे। तो एंटी जर्मन फीलिंग उनके अंदर आ गई थी कि हमने कहीं ना कहीं जर्मनी से या ये सेंट्रल पार्ट से अपनी कंट्री को जिताना ही जिताना है। तो उन्होंने वॉर को सपोर्ट किया, मतलब राजा को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू जार वेंट डाउन। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो सपोर्ट जो था जार को, वो खत्म हो गया। अब उसके लिए क्यों खत्म हुआ, उसके लिए भी रीजंस हैं। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, व्हाट वाज द रीजन दैट सपोर्ट टू जार वेंट डाउन, कि उसका जो डिक्लाइन हो गया या कम हो गया, उसके लिए क्या रीजन थे, वो मैं आपको बताती हूँ। जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। अब क्या हुआ था, जार ने जो अपने जो ड्यूमा जो उसने बनाई थी, चाहे उसमें उसके कंजर्वेटिव जो पॉलिटिशियन थे वही काम कर रहे थे, पर राजा ने क्या किया था, राजा को अब ये लगता था कि मेरे ऊपर कोई चेक तो कर नहीं रहा। तो उसने क्या किया, अपने ड्यूमा में जो लीडर्स थे उनसे कंसल्ट करना बंद कर दिया था। तो लोगों को लगा ये हमारे से कुछ कंसल्ट ही नहीं कर रहा। अब कंसल्ट ही नहीं कर रहा और अपने आप डिसीजन लेता जा रहा है, हमारे से कुछ, हमें पता ही नहीं है कि हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये फर्स्ट रीज़न था। फर्स्ट रीज़न क्या था कि जो जार था उसने अपने ही पार्टी के लीडर से, लोगों से ही पूछना बंद कर दिया। तो जो ड्यूमा के अंदर वाले लीडर्स थे वो भी उसके क्या हो गए थे, जार के अगेंस्ट हो गए थे कि डिसीजन अपने आप लिया जा रहा है, किसी से कुछ पूछा नहीं जा रहा। तो पहला रीज़न ये था। दूसरा क्या था, राजपुतीन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब रासपुतीन कौन था, क्वेश्चन अराइज होगा ये। अब देखो, जो जरीना अलेक्जेंड्रा थी, जरीना अलेक्जेंड्रा जो थी वो जार की पत्नी थी। अब उसके जो बेटे बच्चे थे, वो उसमें से एक बेटा जो था उसका, वो बीमार हो गया। एक कहानी बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा रिलेट करके चलना। वो बीमार हो गया तो उसको उसने कहीं से ये सुना था कि एक राजपुतीन नाम का मोंक है, मोंक मतलब जैसे जो मैरिज नहीं करवाते लड़के, उसको मोंक बोलते हैं। तो उसको ये था कि वो मोंक है राजपुतीन, वो उसके अंदर ऐसी पार्स हैं, मैजिकल पार्स हैं, जिससे वो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। रानी ने ये सोचा, और रानी किसके पास ले गई, राजपुतीन मोंक के पास ले गई, और एक्चुअली में उसका बेटा उसकी मैजिकल पावर से ठीक भी हो गया। तो रानी का इन्फ्लुएंस जो था वो कहीं ना कहीं उस मोंक की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसने क्या किया, उसको अपने कोर्ट में रख लिया, ठीक है, मेंबर बना के। अब कहीं ना कहीं वो जो था कोर्ट में आ गया था, वो राजा के भी करीब हो गया, क्योंकि राजा के भी डिसीजंस में वो राजा की हेल्प करता था और देखता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। रानी के करीब तो हो गया क्योंकि उसने उसके बेटे को बचाया। अब ऐसे जब वो कोर्ट में एंट्री की उसने, मतलब राजा के महल में जो लीडर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स रखे जाते हैं, उसमें एंट्री की, तो कहीं ना कहीं वो राजा के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करने लग गया। अब जो राजपुतीन था वो राजा और रानी दोनों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता था। तो लोगों को ये लगता था कि राजा जो है वो एक पपेट बन गया, किसके नाम का, राजपुतीन के अंडर काम करने लग गया। और उनको ये लगता था कि जो भी काम
मतलब जो भी डिसीजन ले रहा है राजा, या जो भी काम वो कर रहा है वो रासपुतीन के अंडर काम कर रहा है। और रासपुतीन की वजह से वो रासपुतीन को खुश, मतलब उसके साथ ना खुश थे लोग उस रशियन जो लोग थे, रशियन पीपल जो थे, वो रासपुतीन से खुश नहीं थे। और रासपुतीन क्या कर रहा था, एडवाइजर बन चुका था किसका, जार का। और उनको ये लगता था कि रासपुतीन ही राजा को ऐसे काम करने के लिए भड़का रहा है। तो मेन रीजन क्या हो गया, दूसरा रीजन आपको मिल गया, रासपुतीन जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, और राजा भी उसके साथ ही काम कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा था। तो पहला रीजन था कि जार ने अपनी ही पार्टी के लीडर से पूछना बंद कर दिया, कंसल्ट करना बंद कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि जार जो था, जिसकी एडवाइस पे काम करता था, लोग उससे नाखुश थे। अब तीसरा रीजन ये था, जर्मन ओरिजिन ऑफ जरीना अलेक्जेंड्रा। अब उनको ये लगता था कि जो अलेक्जेंड्रा जो है, मतलब जरीना अलेक्जेंड्रा है, वो किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, वो जार की पत्नी है। और वो उसका ओरिजिन कहाँ था, जर्मन से। मतलब वो शादी से पहले कहाँ रहती थी, जर्मन में रहती थी। और उनको ये लगता था कि राजा जो लड़ रहा है ना, वो इनके खिलाफ लड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तरह से वो उसका ससुराल हो गया, और अपने ससुराल वालों के खिलाफ वो राजा जाएगा नहीं। तो उनको लगता था कि राजा मेन रीजन बनेगा हमारी कंट्री को हराने के लिए। तो एक ये रीजन भी हो गया, पहला रीजन कि जार कंसल्ट नहीं किया उसने अपनी पार्टी से। दूसरा है, राजपुतीन के कठपुतली की तरह काम कर रहा था राजा, उसके अपनी सोच समझ से कोई भी काम नहीं कर रहा था। तीसरा हो गया कि जारीना अलेक्जेंड्रा जो थी वो जर्मन ओरिजिन की थी, और उसको ये लगता था अरानी जो जर्मन की है, अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट ये नहीं जाएगा। तो ये इन रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो थे वो राजा से ना खुश थे। तो इसी कारण यही मेन रीज़न थे कि लोगों ने जो जार को सपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। वो धीरे धीरे वो सपोर्ट क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। अब वार वाज सपोर्ट ऑन टू फ्रंट्स, वॉर जो था वो टू फ्रंट्स पे लड़ा गया। टू फ्रंट्स कौन कौन से थे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक है हमारा ईस्टर्न फ्रंट, एक है वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट है ये वाला, और वेस्टर्न फ्रंट है ये वाला। अब ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में क्या हुआ, कैजुअलिटीज वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न। ईस्टर्न फ्रंट पर कैजुअलिटी मतलब जो लोगों की मौतें हुई थी वो ज़्यादा हुई थी वेस्टर्न फ्रंट के अलावा। अब देखो वेस्टर्न में क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस था। अब फ्रांस जो था वहाँ वो कैसे लड़ रहे थे लोग, वो ट्रेंचेस बना के लड़ रहे थे, मतलब ऐसे गड्ढे बना के। वो क्या करते थे, गड्ढे में सैनिक उतर जाता था और वो यहाँ से बंदूकों से फायरिंग करता था चोरी छुप के। तो इससे यहाँ पर इनको ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, यहाँ पर मौतें कम हुई थी फ्रांस वाली साइड से, क्योंकि अलाइड फोर्सेस जीती थी। अब फ्रांस की बात कर रही हूँ मैं। तो फ्रांस में मौतें कम हुई क्योंकि वो ट्रेंचेस के थ्रू लड़ रहे थे, और वो छुप के लड़ते थे। इससे दूसरी जो कंट्री थी जैसे जर्मन थी, वहाँ के लोग ज़्यादा मर रहे थे और फ्रांस के लोग कम मर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो है ईस्टर्न फ्रंट। अब ईस्टर्न फ्रंट में ओपनली लड़ रहे थे, और जर्मनी के लोग सीधा रशिया में एंट्री कर रहे थे और वहाँ के लोगों को क्या कर रहे थे, मार रहे थे। और वहाँ के लोगों को वो जब मार रहे थे तो इससे यहाँ पर मौतें क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ईस्टर्न पे जो मौतें हैं वो ज़्यादा हुई हैं वेस्टर्न की बजाय। अब वेस्टर्न मतलब फ्रांस के साइड से लोग कम मरे थे, और रशिया के साइड से लोग ज़्यादा मरे थे। अब डिफीट्स वर शॉकिंग। अब आपको समझ आ गया यहाँ से कि कहाँ पर लोग ज़्यादा हुए, ईस्टर्न की साइड पर मौतें ज़्यादा हुई थी और वेस्टर्न की साइड पर कम हुई थी। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि वो लोग ऐसे एक गड्ढा पिट बना लेते थे और यहाँ पर सैनिक खड़ा होकर यहाँ से बंदूक चलाता था, तो यहाँ के सैनिक ज़्यादा नहीं मर रहे थे और ये ओपनली लड़ रहे थे। और जर्मन की फौज जो थी वो सीधा एंट्री करी थी रशिया में, इसलिए रशिया के लोगों की मौतें ज़्यादा हुई थी। ये समझ आ गया आपको, दो फ्रंट पे इसलिए मैंने मेंशन किया है कि जो वॉर वॉज फोर्ट ऑन टू फ्रंट्स, जो वॉर था वो दो फ्रंट्स पे लड़ा गया, और दोनों में डिफरेंस क्या था, एक जगह पे ज़्यादा मौतें हुई और एक जगह पे लोग कम मरे थे। अब डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। अब जो डिफीट्स थी, अब लोग हार को देख के इतना ज़्यादा शौक हो गए थे, वो डीमोरलाइज हो गए थे। उनको लग रहा था ये जो सारा काम कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें राजा का हाथ है, राजा ये सारे काम कर रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि वो अपने देश को बचाए। तो अब इतना ज़्यादा लोग इसी चीज़ से डीमोरलाइज्ड हो गए थे और राजा के अगेंस्ट हो गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रशिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो था वो ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा रशिया के ऊपर। अब वो क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। अब इस लेक्चर में आपको ये समझ आया होगा कि कैसे ज़ार निकोलस ने ड्यूमा बनाई थी। 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो मतलब ड्यूमास बनी, कैसे कैसे डिसमिस किया गया
और कौन सी फाइनल ड्यूमा बनी जिसने 1905 से लेकर 1914 तक काम चलाया, और 1914 के बाद जो चेंजेस हुई वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण चेंज हुई। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो फोर्सेस लड़ी थी वो सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स लड़ी। अलाइड पावर्स में रशिया था, रशिया ने पहले सपोर्ट किया और उसके बाद सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ किस लिए बंद कर दिया था और किस फ्रंट पे लड़ा गया और कौन सी फ्रंट पर ज़्यादा लड़ा गया। और अब जो था हमने देखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ा और उसको बहुत टाइम बाद, बहुत संघर्ष के बाद मतलब चीज़ें उसकी सॉर्ट आउट हुई। तो अब हम ये नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब अलग वीडियो इसकी बनेगी जिसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।